तो बच्चों, हमने कक्षा 7वीं हिमालय की बेटियां इस पाठ का पहला भाग पिछली वीडियो में देखा है। तो आज हम उसके बाद का जो भाग है वो हम देखने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, हिमालय की बेटियां इस पाठ में हिमालय की बेटियां लेखक ने नदियों को कहा है। तो हमने पिछली वीडियो में पन्ना नंबर 13 तक देखा था। पन्ना नंबर 13 का दूसरा परिच्छेद है, वहां से हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ऊपर का परिच्छेद थोड़ा सा मैं डिक्टेट करती हूँ। ये जो नदियां है वो कहाँ भागी जा रही है, ये लेखक सोच रहे हैं। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य का अर्थ है ध्येय, यानी ये भागे भागे कहाँ जा रही है। इतना विशाल विराट प्रेम हिमालय का होकर भी ये अतृप्त क्यों है, ये किसे मिलने जा रही है, यह सोचकर लेखक यहाँ बोल रहे हैं कि ये कहाँ ऐसे दौड़े दौड़े जा रही है। ये नंगी पहाड़ियां जो है, छोटे छोटे पौधे है, घाटियां है, आदित्यकाय यानी हिमालय का जो ऊपरी का भाग होता है, ऊपर की जो भूमि होती है उसे आदित्यकाय कहा है। सरसब्ज यानी हरा भरा जो जंगल होता है उसे कहा है। उपत्यकाएं यानी घाटियां होती है, हरी भरी जंगल में जो घाटियां होती है, ऊंची चट्टानें होती है, पहाड़ी होती है, उससे गुजरते गुजरते बाल लीला करते करते यानी छोटे बच्चे जैसे खेलते खेलते भागते हैं, वैसे ही ये बहुत जोर से भाग रही है। उसके लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास यहाँ कर रही है। और हिमालय अपना सिर ढूंढता हुआ पछताता हुआ ये देख रहा है अपनी बेटियां कहाँ तो जा रही है। और इसे जब हिमालय को प्रश्न किया कि ये बेटियां आपकी कहाँ भागी भागी जा रही है, तो उसके पास मौन के सिवाय दूसरा उत्तर नहीं है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कापिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो बच्चों, आपने सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये नदियों के नाम तो सुने होंगे। ये जो नदियां है इनका उगम स्थान जो है वो हिमालय में ही है। राकस सरोवर में इनका उगम होता है और हिमालय से वो बहते बहते आती है और यहाँ वहाँ वो बहते जाती है। तो ये जो दो नदियां है वो मेन नदियां है और महानदी भी कहा जाता है इनको। और इनसे निकलने वाली, इनसे जुड़ने वाली छोटी छोटी नदियां भी इनसे मिलती है, जिनके नाम है रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कापिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी। ये सब जो नदियों के नाम है वो छोटी छोटी नदियां बीच में आकर यहाँ पर मिलती है इन नदियों को, और इन नदियों को उप नदियां भी कहा जाता है। तो ये जो नदियां है ये सब नदियां देख एक साथ मिलकर ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां है वो बड़ी हो जाती है, विशाल बन जाती है। मैदानों में जाकर बहुत बड़ी छोटी बड़ी नदियां मिलकर ये बढ़िया नदियां बन जाती है। वास्तव में तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र उगम से छोटी ही होती है, स्वयं कुछ भी नहीं है। उसे तो अनेक छोटी नदियां मिलकर ही वो बड़ी बन जाती है। और आगे देखो, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल से ऐसा यहाँ पर क्यों कहा है, यानी दयालु हिमालय यानी नदियों के पिताजी कौन है? हिमालय। तो हिमालय तो बर्फाच्छादित होता है, हमेशा बर्फ से ढका होता है। तो जब वो हिमालय का बर्फ थोड़ा पिघलने लगता है, तभी उसकी एक 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 बूंद इकट्ठा होकर ये जो दो महानदियां है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनमें पानी आने लगता है और ये पानी थोड़ा थोड़ा बहते बहते समुद्र को जाके मिलता है, प्रवाहित होता है। और यहाँ पर समुद्र को बहुत सौभाग्यशाली कहा है। क्यों कहा है? देखो, क्योंकि ये जो दो महानदियां है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनका जो हाथ किसे मिला है? समुद्र को। यानी ये जो दो नदियां है वो बहते बहते कहाँ जा रही है? इनका लक्ष्य क्या है? समुद्र को मिलना। यानी यहाँ पर हिमालय को क्या कहा है? हिमालय तो नदियों के पिताजी है और समुद्र क्या है?
हिमालय का दामाद है। यानी ये जो नदियां है जोर जोर से बहते बहते जा रही है, इनका लक्ष्य है कि समुद्र को मिलना। तो आगे देखिए बच्चों, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो बच्चों देखो, जिन्होंने इन नदियों का रूप हिमालय में नहीं देखा है, उनको तो ये ख्याल में नहीं आया होगा कि ये हिमालय से कैसे निकलती है और समुद्र को कैसे जाकर मिलती है। ये तो उनके मन में ख्याल नहीं आया होगा, उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका रूप कैसा है। लेखक ने तो ये रूप देखा है, हिमालय में जाकर देखा है और विशाल मैदान में इसका रूप कैसा है, इसीलिए नदियों का ये रूप उनके ख्याल में आ रहा है। तो देखो बच्चों, हिमालय की गोद में ये बच्चियां कैसे खेला करती थी, ये भी रूप किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि किसी ने हिमालय में जाकर उनका असली रूप नहीं देखा है। और असली रूप देखने पर आश्चर्यचकित होने वाला उसका रूप है। और छोटी बच्चियां जैसे गोद में खेलती है, वैसे ही हिमालय की गोद में ये छोटी छोटी नदियां जो बहती है, उगम होता है उनका, निकलती है, तो वैसे ही नाचती कूदती नीचे आती है। तो लेखक ने यहाँ कहने का प्रयास किया है कि उनका रूप पहले से देखना चाहिए। और जो नंग धड़ंग होकर हिमालय में जो खेलती है नदियां, बालिकाओं का रूप लेकर खेलती है, इसका तो रूप पहाड़ी लोगों को तो आकर्षक नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ी के लोग तो वो देखते ही होंगे, इसलिए उनको तो कुछ लुभावना आकर्षक प्रतीत नहीं होगा। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं, लेखक जैसे जो है, वो हिमालय में जो नदियों का रूप है वो देखकर सचमुच आश्चर्यचकित होंगे और वो भी कहेंगे कि हिमालय सचमुच एक पिता है, यानी और समुद्र जो है वो उनका दामाद है। और हिमालय कौन होगा? हो गया समुद्र का ससुर जी। ये कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कहने का प्रयास यहाँ पर लेखक ने किया है। आगे का पाठ देखिए। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोच की शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो बच्चों प्राचीन काल से ही अनेक कवि लेखकों ने प्रकृति की जो भी कुछ चीजें हैं उनका मानवीकरण करने का प्रयास किया है। और वैसे ही इस पाठ में भी नागार्जुन जी ने भी नदियों का, हिमालय का, समुद्र का मानवीकरण किया है। वैसे ही कालिदास एक पुराने कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपने मेघदूत इस काव्य में भी यक्ष जो है, यक्ष इसके बारे में दिया है। इस महाकाव्य में उन्होंने बादल का मानवीकरण किया है, यानी यक्ष और यक्षिणी का विरह प्रेम जो है या वो इस मेघदूत में दिया गया है। तो यक्ष ने अपना संदेशा भेजने के लिए बादल को भेजा है। तो बादल जाते जाते उसने क्या कहा है, देखो यक्ष ने बादल को जाते जाते जो बीच में रास्ते में वेत्रवती नदी लगती है उसे प्रेम का प्रतिदान देने के लिए कहा है। प्रतिदान देना यानी प्रेम लौटाना। तो प्रतिदान देते देते यानी क्या करना है, जाते जाते बीच में वेत्रवती नदी को पानी देकर जाने के लिए कहा है, जो वो प्रतिदान कहा जाता है। और ये पाकर प्रेयसी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। अपना संदेशा पाकर उनकी प्रेयसी यानी यक्षिणी बहुत प्रसन्न हो जाएगी, ये उनका कहना था। यक्ष ने बादल को वो संदेशा लेकर भेजा है। यानी कालिदास जी ने भी अपने मेघदूत काव्य में भी ये मानवीकरण किया है, बादल का मानवीकरण किया है। तो देखो आगे बच्चों, ये चंचल जो नदियां है अचानक सी याद आती है। तो ये यादें लेखक को भी इस पाठ में याद आई है, क्योंकि लेखक ने भी मानवीकरण किया है, इसीलिए यहाँ पर कालिदास का उदाहरण दिया गया है। दरअसल ये जो नदियां है ये समतल आंगन में जाकर बहुत जुदा जुदा शक्लों में दिखती है, अलग अलग प्रकार की दिखती है, और आगे जाकर वो अलग ही रास्ते से जाकर समुद्र को मिलती है।
और समतल यानी एक समान जो भाग होता है उसे समतल कहा जाता है। सचेतन यानी चेतना देने वाला रूप जो होता है उसे कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आपको पाठ समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक आपको इस पाठ को पठन करना है और इसमें जो संयुक्ताक्षर है, अनुस्वार शब्द है, अनुनासिक शब्द है, उसे अपने कापियों में लिखना है। इसके आगे वाला भाग आप दूसरी वीडियो में देख सकते हो। ओके।